चलिए भाई शुरू करें फिर आज का ये स्पेशल सेशन जिसमें आपसे एक बातचीत होनी है मेरी, जो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके जेआईबी एग्जामिनेशन के लिए, क्योंकि इस बार भी यहां से क्वेश्चंस बने थे और हर बार यहां से क्वेश्चंस बनते हैं। आज हम यूनियन बजट पर पूरी बातचीत करने वाले हैं। यूनियन बजट पर क्या क्या बातचीत होगी, पहले मैं आपको एक आउटलाइन दे दूं, पहले मैं आपको एक आइडिया दे दूं क्या क्या यूनियन बजट पर बातचीत आज होगी। सबसे पहले हम देखेंगे यूनियन बजट होता क्या, थ्योरेटिकल पोर्शन जो यूनियन बजट का, उस पर हम लोग बातचीत करेंगे, यानी कि जो आपके जेएआईबी सिलेबस में दिया गया है वो कंप्लीट यूनियन बजट में आज आपको बताने वाला हूं। यूनियन बजट क्या है सबसे पहले इस पर बातचीत करेंगे, और यूनियन बजट में इनकम का जो हिस्सा है यानी जो रिसीप्ट्स का हिस्सा है, प्राप्तियों का हिस्सा है, वो कितने हिस्सों में डिवाइड है और उनमें क्या क्या चीजें आती है, और फिर हम देखेंगे एक्सपेंडिचर यानी व्यय। तो सबसे पहले देखेंगे बजट क्या है, फिर उसके बाद देखेंगे बजट में आय और व्यय यानी रिसीप्ट्स यानी प्राप्तियां और एक्सपेंडिचर क्या क्या होता है। ये पूरा हिस्सा है जो आज मेरा आपके साथ इस डिस्कशन में पूरी पूरी चर्चा के दौरान होने वाली बातचीत है। क्लियर है इतनी बात भैया? तो पूरा जो आपका सिलेबस है जेआईबी में, जेआईबी के सिलेबस के अकॉर्डिंग मॉड्यूल बी में आपको लास्ट टॉपिक मिलने वाला है यूनियन बजट, और एग्जामिनेशन के लिए बेहद इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस बार भी एग्जामिनेशन में पूछा गया। तो लास्ट टाइम जो एग्जामिनेशन आपका जेआईबी का हुआ था वहां से भी यूनियन बजट में इनकम से यानी रिसीप्ट से क्वेश्चन पूछा गया था। तो इतना डिस्कशन आज मेरा आपके साथ इस स्पेशल सेशन में होना बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है, इसको ठीक से देखिएगा। और मेरी सलाह आपको यह होगी गुरु कि इसके नोट्स जरूर बनाइएगा, क्योंकि ये नोट्स आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले हैं आपकी अपकमिंग एग्जामिनेशन में। तो यूनियन बजट क्या है इस पर हम लोग पूरी बातचीत करेंगे। सबसे पहले समझ लेते हैं कि बजट क्या है, किसको बजट कहा जाता है, फिर उसके बाद मैं पहले आपको पूरी बातें समझा देता हूं, उसके बाद फिर डेफिनेशन की तरफ आएंगे। देखिए बजट किसी भी सरकार के लिए, आपको ये तो बात पता है कि बजट एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है। फाइनेंशियल ईयर का मतलब होता है जिसकी शुरुआत होती है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक। बजट प्रेजेंट 1 फरवरी को किया जाता है, लेकिन ये जो बजट बनता है वो बनता है 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, यानी पूरे एक फाइनेंशियल ईयर के लिए। अगर चुनाव नहीं है या अगर कोई ऐसी विशेष स्थिति नहीं है तो फिर बजट पूरे फाइनेंशियल ईयर के बनेगा, यानी 1 अप्रैल से लेकर 31 मार्च तक, और इसको प्रेजेंट कर दिया जाता है 1 फरवरी को। क्लियर हो गई इतनी बात? पहली चीज तो ये है, बजट बनाता है भारत सरकार में वित्त मंत्रालय का बजट डिवीजन। बजट डिवीजन के पास ये अधिकार है, मतलब ये काम उनको दिया गया कि वो बजट बनाए। होता क्या है ये बजट, कहा किसको जाता है बजट? तो बहुत इत्मीनान से डेफिनेशन को सुनिएगा, समझिएगा। बजट किसी भी सरकार के लिए, बजट किसी भी देश के लिए, किसी भी सरकार के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का उनकी कुल इनकम यानी रिसीप्ट्स और उनके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर संभावित व्यय का एक व्यवस्थित ब्यौरा होता है। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टोटल इनकम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। क्लियर है? तो बजट किसी भी सरकार के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर के लिए उनकी रिसीप्ट्स और उनके एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का एक फाइनेंशियल स्टेटमेंट होता है, एक वित्तीय ब्यौरा होता है। ये किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। अब बजट, जिसको हम बजट बुलाते हैं, बजट बेसिकली हमारी बोलचाल की भाषा है। संविधान में, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं पर भी बजट जैसा शब्द डिफाइन नहीं किया गया है। बजट को लिखा गया है आर्टिकल 112, और ये संविधान का भाग 5 है। तो संविधान के पार्ट 5 में, भाग 5 में आर्टिकल 112 में बजट की बात की गई, लेकिन वहां पर बजट शब्द का उपयोग नहीं किया गया है। बजट की जगह पे जिस शब्द का उपयोग हुआ है वो है एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वार्षिक वित्तीय विवरण। अब मैं पूरी बात आपको एक बार फिर से दोहरा के बताता हूं। तो बजट हिंदी अंग्रेजी दोनों भाषाओं में बता दे रहा हूं। बजट किसी भी सरकार के लिए, किसी भी फाइनेंशियल ईयर का उनकी संभावित आय या उनकी कुल रिसीप्ट्स, प्राप्तियां कहना ज्यादा बेहतर होगा, रिसीप्ट ज्यादा सही शब्द है, उनकी रिसीप्ट्स और उनके एक्सपेंडिचर का एक विवरण होता है, एक ब्यौरा होता है, जो किसी एक फाइनेंशियल ईयर के लिए बनाया जाता है। लेकिन बजट जैसा शब्द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा गया है। बजट कॉन्स्टिट्यूशन में है, आर्टिकल 112 में है, भाग 5 में है, लेकिन बजट शब्द से नहीं है। तो बजट को कहीं पर भी इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में बजट शब्द से नहीं लिखा गया, बल्कि बजट की बजाय जिस शब्द का उपयोग हुआ है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण, आर्टिकल 112 में। अब इसी को अंग्रेजी भाषा में समझते हैं। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ इनकम एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 112 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टेड ऑफ बजट। तो बजट क्या है, ये बात इत्मीनान से आप लोगों को समझ में आ गई। बजट बनाता कौन है? बजट बनाता है भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में बजट डिवीजन। बजट डिवीजन के पास ये काम है, वो बजट बनाएगा। बजट फाइनेंशियल ईयर के लिए बनता है, और बजट हमेशा सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत किया जाता है। ये बात आपको याद रखना है, यानी जो लोअर हाउस है, जो लोकसभा है, बजट वहां सबसे पहले प्रेजेंट होगा। वैसे तो बजट सबसे पहले राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति लेता है, लेकिन अगर हम हाउसेस की बात करें, सदनों की बात करें, तो बजट हमेशा और हमेशा सबसे पहले लोकसभा में प्रस्तुत होगा। बजट कभी भी राज्यसभा में पहले प्रस्तुत नहीं किया जा सकता है। क्लियर है? वैसे भी राज्यसभा को पैसे के मामलों में ताकतें बहुत ज्यादा दी नहीं गई हैं। पैसे के मामले में जो ज्यादा ताकतें हैं वो लोकसभा के पास है, इसीलिए बजट को सबसे पहले लोकसभा में ही प्रेजेंट किया जाता है। बजट को लोकसभा में पास होना जरूरी होता है। क्लियर है भैया इतनी बात? तो
बजट क्या है ये बात बिल्कुल समझ में आ गई। अब देखते हैं आपके स्टेटमेंट के लिए, आपके लिए पीपीटी के लिए मैंने बहुत आसान सी भाषा में सारी चीजें लिख दी हैं। बजट इज अ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ टोटल रिसीप्ट्स, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर ऑफ अ गवर्नमेंट फॉर अ फाइनेंशियल ईयर। इट इज ऑल्सो इंक्लूड फ्यूचर प्लानिंग। इसमें क्या क्या है, फ्यूचर प्लानिंग को भी इसमें इंक्लूड किया जाता है, आप भविष्य में किन किन चीजों पर खर्चा करने वाले हैं। इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 112। जो इंपॉर्टेंट बातें हैं वो ध्यान से समझिएगा, इसे आर्टिकल नंबर 112 में लिखा गया, यानी बजट एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन है। बेसिकली कोई भी सरकार बिना बजट प्रेजेंट किए नहीं रह सकती, उसे बजट प्रेजेंट करना ही होगा, क्योंकि एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से इसको लिखा गया है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में। इट इज डिस्क्राइब्ड इन आर्टिकल नंबर 112 इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एज एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट इंस्टीड ऑफ बजट। तो इसे बजट की बजाय आर्टिकल 112 में क्या कहा गया है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट कहा गया है, जिसको हम अपनी बोलचाल की भाषा में आम बजट, यूनियन बजट या बजट नाम से कहते हैं। यूनियन बजट इज प्रिपेयर्ड बाय बजट डिवीजन अंडर मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस। बजट इज प्रेजेंटेड फर्स्ट इन लोकसभा आफ्टर प्रायर परमिशन ऑफ द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया। तो भारत के राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से बजट को सबसे पहले कहां लाया जाता है, लोकसभा में ही बजट को सबसे पहले लाया जाता है। अब बजट क्या है ये बात समझ में आ गई। बजट में दो चीजें हमें विशेषकर मिल रही हैं कि सरकार के रिसीप्ट्स और सरकार के एक्सपेंडिचर का, एक्सपेक्टेड एक्सपेंडिचर का जो स्टेटमेंट है वो कहलाता है बजट। अब बजट को और बेहतर तरीके से समझने के लिए इस डायग्राम को समझ लेते हैं। ध्यान से एक एक बात को समझिएगा। बजट सरकार का क्या है, देखिए बजट को डिफाइन किया गया है कहां पर भैया, बजट को डिफाइन किया गया है आर्टिकल 112 में। बजट को डिफाइन किया गया आर्टिकल 112 में, जिसको स्पेशली हम क्या बुलाते हैं, एनुअल फाइनेंशियल, जो इसका कॉन्स्टिट्यूशनल नेम है वो हम लिखेंगे एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। हिंदी वाले भाषी जो हिंदी विद्यार्थी हैं, जो हिंदी मित्र हैं, वो इसको समझेंगे वार्षिक वित्तीय विवरण, जो कहां पर लिखा गया, आर्टिकल 112 में, जिसको हम अपनी सामान्य भाषा में क्या बुलाते हैं, बजट बुलाते हैं। अब बजट क्या है भैया, सरकार की रिसीप्ट्स, सरकार की रिसीप्ट्स और सरकार के एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है। सरकार की रिसीप्ट्स और सरकार के एक्सपेंडिचर का एक स्टेटमेंट है। अब अगर हम इस रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर के इस डायग्राम को ठीक तरीके से समझ गए तो हमें ठीक तरीके से समझ में आएगा। रिसीप्ट्स का मतलब जो सरकार की प्राप्तियां हैं, जो सरकार की प्राप्तियां हैं, और जो सरकार का व्यय है उसका एक स्टेटमेंट है किसी फाइनेंशियल ईयर के लिए। अब जो रिसीप्ट्स हैं इनको दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है, बहुत इत्मीनान से समझिएगा, मैं बहुत आसान भाषा में इसको बता रहा हूं। दो हिस्सों में डिवाइड किया जाता है। पहला है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू रिसीप्ट्स, पहला है जिसे हम क्या कहते हैं, रेवेन्यू रिसीप्ट्स, यानी इसे हिंदी में कहते हैं भैया राजस्व आय। ये हिंदी में क्या कहलाता है, राजस्व आय। और दूसरा है जिसको हम कहते हैं रेवेन्यू के बाद कैपिटल रिसीप्ट्स। किसे क्या कहते हैं भैया, कैपिटल रिसीप्ट्स कहा जाता है, यानी इसे हम हिंदी में कहते हैं पूंजीगत आय। इसे क्या कहा जाता है, पूंजीगत आय, पूंजीगत आय, इसको हम हिंदी भाषा में बोलते हैं। अब जो रेवेन्यू रिसीप्ट्स है ये दो पार्ट में डिवाइड होता है। रेवेन्यू रिसीप्ट्स जो है भैया वो दो पार्ट में डिवाइड होता है। एक है जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल, एक है जिसको हम कहते हैं टैक्सेबल रिसिप्ट। मैं आरईसी लिख दे रहा हूं, आरईसी का मतलब रिसिप्ट्स हैं यहाँ पर, यानी ये कर योग्य है जो टैक्सेस के माध्यम से आता है। दूसरा है जिसको हम कहते हैं नॉन टैक्सेबल, जिसको हम क्या कहते हैं, नॉन टैक्सेबल रिसिप्ट्स। क्लियर है। अब आपको अगर पता है कि भैया टैक्स से इनकम आएगी तो टैक्स से दो तरीके से इनकम आती है सरकार की। एक होता है जिसको हम कहते हैं डायरेक्ट टैक्स, और दूसरा है जिसको हम कहते हैं इनडायरेक्ट टैक्स। इनडायरेक्ट टैक्स कहते हैं, या इसी को अब कहा जाता है जीएसटी। 1 जुलाई 2017 से इनडायरेक्ट टैक्सेस को मर्ज कर दिया गया है किसमें, जीएसटी के अंतर्गत। तो ये पूरा डायग्राम है आपके प्राप्तियों का। तो सबसे पहले हम इनकम को समझ लेते हैं, क्या होता है रेवेन्यू रिसीप्ट्स और क्या होता है आपका कैपिटल रिसीप्ट्स। इन दोनों में पहले हम अंतर समझते हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है और कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है। सरकार की इनकम और एक्सपेंडिचर या रिसीप्ट्स और एक्सपेंडिचर का स्टेटमेंट क्या है, बजट, जिसका वास्तविक नाम क्या है, एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट। पहले मैं यहां से समझा दे रहा हूं, बाकी सारी बातें आपके लिए आगे लिखी हुई हैं। अब देखो पहले रेवेन्यू रिसीप्ट्स को समझो। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती हैं जो सरकार की, रिसीप्ट्स का मतलब जो सरकार को मिल रहा है। अब दो हिस्सों में डिवाइड है, रेवेन्यू और कैपिटल। तो पहले रेवेन्यू और कैपिटल में डिफरेंस समझो। रेवेन्यू रिसीप्ट्स वो रिसीप्ट्स होती है जो सरकार की रेगुलर इनकम होती है, यानी सरकार की कैसी है, ये रिकरिंग नेचर की है। इसका मतलब है कि सरकार को अगर जिस सोर्स से इस साल इनकम प्राप्त हुई है, नेक्स्ट ईयर भी वहां से इनकम प्राप्त होगी। इसके एक एक लक्षण याद करिएगा। तो ये रिकरिंग नेचर की इनकम होती है, यानी ये रेगुलर नेचर की इनकम है।
पहली बात। दूसरी बात, जब ये सरकार की इनकम हो रही होती है तो ये सरकार के लिए कोई असेट नहीं क्रिएट करती है, ना ही सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी बढ़ाती है। मतलब ये सरकार के ऊपर ऐसा नहीं कि सरकार की, जैसे आपने मान लेते हैं कि बैंक से लोन ले लिया 10 लाख रुपए का, तो कहने को तो 10 लाख रुपए आपके पास आ गए, लेकिन आपके ऊपर 10 लाख रुपए की जिम्मेदारी भी तो बन गई, आपको 10 लाख रुपए आज नहीं तो कल वापस करना पड़ेगा। तो इस इनकम से सरकार की कोई जिम्मेदारी नहीं बढ़ती है। यानी सरकार की जब रेवेन्यू इनकम हो रही होती तो सरकार की जिम्मेदारी इससे कोई नहीं बनती, और ना ही सरकार जब इसको खर्चा करता है तो अपनी जिम्मेदारियों को कम करता है। यानी सरकार पर ना तो ये किसी तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट करती है, ना ही ये सरकार के लिए किसी तरीके की लाइबिलिटी को कम करती है, ना तो क्रिएट करती ना तो कम करती है। और ये रेगुलर इनकम होती है सरकार की, ये रिकरिंग नेचर की इनकम होती है। जब ये सरकार के पास आती है तो सरकार की लाइबिलिटी ये नहीं बनाती है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब ध्यान से एक एक बात को समझते चलिएगा। तो ये रेगुलर हो गई। अब ये जो रेगुलर इनकम है ये दो तरीके से आएगी, या तो ये टैक्सेस के माध्यम से आ रही है, हम जो टैक्स पे कर रहे हैं उसके माध्यम से आ रहा है, या तो ये टैक्सेस के अलावा जो इनकम है उनके माध्यम से आ रही है। अब अगर टैक्स से आएगी तो हमें और आपको पहले से पता है टैक्स दो तरीके के होते हैं, या तो डायरेक्ट या तो इनडायरेक्ट। डायरेक्ट टैक्सेस वो टैक्सेस होते हैं जिनका बर्डन, जिस पर इसका बर्डन पड़ा है उसे ही पे करना होता है। क्लियर है? यानी इसमें कोई मीडिएटर नहीं होता है, कोई मध्यस्थ नहीं होता है, जिन पर इसको डाला गया है, जिसका इसका बर्डन पड़ा है उसे ही ये पे करना है। जबकि इनडायरेक्ट टैक्स के बीच में मीडिएटर आता है। इनडायरेक्ट टैक्स को 1 जुलाई 2017 के बाद से जीएसटी कर दिया गया। तो अब रिकरिंग इनकम यानी जो आपकी रेवेन्यू रिसीप्ट है वो पहली बात क्या है, रेगुलर नेचर की इनकम है। जब ये इनकम हो रही होती है यानी सरकार को जब ये मिलती है तो रेगुलर नेचर की मिलती है, मतलब इस साल मिली तो अगले साल भी मिलेगी। दूसरी बात ये है भैया कि ये सरकार के ऊपर किसी तरीके की जिम्मेदारी क्रिएट नहीं करती है। जब ये इनकम हो रही होती है तो सरकार के ऊपर ये लाइबिलिटी नहीं बढ़ाती, और ना ही सरकार आगे चल के इससे अपनी किसी लाइबिलिटी को कम करता है, ना ही इससे वो असेट कोई क्रिएट करता है। मतलब ये सरकार की रेगुलर इनकम है और रेगुलर एक्सपेंडिचर के रूप में जाता है। अब नॉन टैक्सेबल इनकम क्या होता है? रेगुलर है लेकिन टैक्स नहीं है। यह पहचानना थोड़ा सा मुश्किल है, क्योंकि टैक्सेबल इनकम तो हम पहचान जाते हैं क्योंकि उसके नाम के साथ टैक्स शब्द जुड़ा है। अब जैसे इनकम टैक्स हो गया, कस्टम ड्यूटी हो गई, ये सब आपके टैक्सेबल इनकम हो गए, जीएसटी हो गई, ये आपके टैक्सेबल इनकम में आ जाता है। क्लियर है? और ये रेगुलर मिलता है। रेगुलर का मतलब आप समझ रहे हैं, जैसे मान लेते हैं आपने इस बार रेलवे से सफर किया तो रेलवे ने इस साल इनकम अर्न की, कल भी आप सफर करेंगे, कल भी रेलवे इनकम अर्न करेगी, परसों आप सफर करेंगे, परसों भी रेलवे इनकम अर्न करेगी। इस साल भी यूनिवर्सिटी में एडमिशन हुए, यूनिवर्सिटी की इनकम हुई है, अगले साल भी होगी। तो सरकार जहां जहां से रेगुलर इनकम कमा रही है वो सब रेवेन्यू में आ जाएगा, और सरकार के ऊपर ये लाइबिलिटी कोई नहीं क्रिएट कर रही होती है। अब नॉन टैक्सेबल इनकम में बताइए क्या इनकम होगी जो रेगुलर होनी चाहिए और सरकार पर लाइबिलिटी क्रिएट ना करती हो, साथ ही साथ टैक्स भी ना हो, क्योंकि नॉन टैक्सेबल इनकम है। तो इसमें जैसे आ गया आपने कोई पेनल्टी पे की, जैसे आप अपनी बाइक पर ट्रिपलिंग कर रहे थे और आपको ट्रैफिक पुलिस वाले ने पकड़ लिया, आपको पेनल्टी पे करनी पड़ी। आप नहीं अगर कर रहे तो कोई और कर रहा होगा, उसे पेनल्टी पे करनी पड़ेगी। सरकार को इस साल भी पेनल्टी से इनकम हो रही है तो अगले साल भी पेनल्टी से इनकम होगी। तो पेनल्टी कैसे इनकम होगी? अब ये टैक्स भी नहीं है, रेगुलर इनकम भी है, तो सरकार की रेवेन्यू इनकम होगी। जैसे आपका चालान कट गया तो सरकार की रेगुलर इनकम होगी, हर साल चालान से कुछ ना कुछ सरकार कमा रही होगी। कैसे इनकम है? नॉन टैक्सेबल इनकम है। सरकार के अलग अलग सरकारी डिपार्टमेंट चल रहे हैं, उनसे सरकार को जो इनकम आ रही है तो वो सरकार की कैसे इनकम होगी? नॉन टैक्सेबल इनकम होगी। आपको ये भी याद रखना है, जिस नेचर की इनकम होगी उसी नेचर का खर्चा होगा। तो अब तो ये हो गई रेगुलर इनकम, टैक्सेबल और नॉन टैक्सेबल। दूसरा है आपका कैपिटल रिसिप्ट, जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स के बिल्कुल विपरीत होता है। मतलब ये सरकार की नॉन रिकरिंग नेचर की इनकम होता है। नॉन रिकरिंग नेचर का मतलब है ये सरकार को रेगुलर नहीं मिलता है। मतलब इस साल मिला है तो जरूरी नहीं ये सरकार की अगले साल भी इनकम होगी। तो पहली बात तो ये है कि ये सरकार के पास जब आती है तो रेगुलरली नहीं आती है, पहचानने का तरीका ये है। दूसरा, अगर ये आएगी तो सरकार पर एक तरीके की लाइबिलिटी क्रिएट कर देगी। ये सरकार पर लाइबिलिटी बढ़ा देगी, सरकार पर दायित्व बढ़ा देगी, सरकार की जिम्मेदारियां बढ़ा देगी। अब पूंजीगत आय जो होती है वो सरकार का दायित्व बनाती है, रेगुलर नहीं होती है। मतलब जैसे दायित्व बनाएगी, ये बात याद रखिएगा। जैसे सरकार ने अगर कहीं से लोन ले लिया तो सरकार की कैसे इनकम? पूंजीगत इनकम। लोन तो ले लिया, इनकम तो हो गई, लेकिन आज नहीं तो कल देना है। जैसे आपकी सैलरी से पीएफ डिडक्ट होता है, सरकार की इनकम तो है लेकिन पीएफ आज नहीं तो कल आपको देना पड़ेगा ना, सरकार आपको वापस करेगी। कैसे इनकम? सरकार की पूंजीगत इनकम होगी। आप कोई इंश्योरेंस पॉलिसी खरीदते हैं तो सरकार की लाइबिलिटी बन गई है, सरकार वो पैसा आपको वापस करेगी। तो कैसे इनकम होगी?
सरकार की पूंजीगत आय हो गई। तो ये आपकी नॉन रेगुलर इनकम, ये आपकी रेगुलर इनकम। ये जब इनकम हो रही होती है तो कोई लायबिलिटी नहीं बनाती है, ये जब इनकम हो रही होती है तो ये लायबिलिटी बनाती है। अब याद रखिएगा, जब सरकार इन दोनों इनकम को खर्चा करेगी तो ये जिस नेचर की है उसी चीज पर खर्चा करेगी। मतलब ये जहां से आ रही है, अगर ये रेगुलर सोर्सेस से आ रही है तो सरकार अपने रेगुलर खर्चे से चलाएगी और असेट नहीं बनाती, लायबिलिटी नहीं पूरी करती है, लायबिलिटी कम नहीं करती। जबकि कैपिटल रिसीप्ट्स जो है वो सरकार पर आते समय अगर लायबिलिटी बना रही है तो सरकार इसका खर्चा अपनी लायबिलिटी उतारने के लिए करता है। इसीलिए कहा जाता है कि कैपिटल रिसीप्ट्स सरकार के लिए ऐसी रिसीप्ट्स होती है जो आगे चल के सरकार की लायबिलिटी को कम करती है। क्योंकि जैसे सरकार ने लोन लिया तो कैपिटल इनकम, जब सरकार अपना खर्चा करेगी, लोन देने वाला जब लोन देगी तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर कराएगा, तो सरकार की लायबिलिटी भी उतरेगी उससे। क्लियर है? अब दो तरीके के यहां पर एक्सपेंडिचर भी हैं, पहचानना बहुत आसान है। दो तरीके की इनकम, दो तरीके का एक्सपेंडिचर। रेवेन्यू इनकम थी सरकार की तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो जाएगा, यानी राजस्व आय थी सरकार की तो राजस्व व्यय हो जाएगा, राजस्व व्यय हो जाएगा। कैपिटल इनकम थी सरकार की तो कैपिटल एक्सपेंडिचर हो जाएगा। सरकार का पूंजीगत आय थी तो सरकार की पूंजीगत व्यय वाली बात भी यहां पर आ जाएगी। अब ध्यान से समझिएगा, अब रेवेन्यू इनकम क्या थी? रेगुलर इनकम, तो ये रेगुलर खर्चा होगा। यानी सरकार के जो रूटीन खर्चे होते हैं वो उसके कैसे खर्चे कहलाते हैं? रेगुलर खर्चे। रूटीन खर्चे जैसे सरकार सैलरी पे कर रही है, सरकार पेंशन पे कर रही है, सरकार आपको स्कॉलरशिप दे रही है, सरकार एडमिनिस्ट्रेशन पे खर्चा कर रही है, सरकार ने जो लोन लिया था उस पर बार बार सरकार को ब्याज देना पड़ रहा है, ये सरकार के रेगुलर खर्चे हैं। तो ये रेवेन्यू इनकम से पूरा होगा। यानी रेवेन्यू इनकम जब खर्चा होगा तो सरकार का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बनेगा। अब सरकार इससे अपनी कोई लायबिलिटी नहीं खत्म कर रही है, बल्कि वो अपने रेगुलर खर्चे चला रही है। अब आपका जो पूंजीगत व्यय है वो पूंजीगत आय कितना है? पूंजीगत आय आपका नॉन रेगुलर इनकम था तो ये नॉन रेगुलर एक्सपेंडिचर है। क्लियर है? ये जब इनकम हो रही थी तो सरकार की लायबिलिटी बना रही थी, लेकिन जब सरकार इसको खर्चा करेगा तो अपनी लायबिलिटी कम करेगा, पहली बात। दूसरा, इससे असेट का निर्माण करेगा। यानी पूंजीगत आय आगे चल के सरकार की संपत्तियां बढ़ाता है, लायबिलिटी कम करता है। यानी सरकार अगर अपना लोन रीपे कर रही है, सरकार ने लोन लिया तो रेवेन्यू पूंजीगत आय यानी कैपिटल रिसिप्ट, सरकार ने जब वही लोन रीपे किया तो सरकार का कैपिटल एक्सपेंडिचर हो गया। रीपे बार बार नहीं करना पड़ेगा, ये बार बार का एक्सपेंडिचर नहीं है। और सरकार अगर कोई असेट क्रिएट कर रहा है, सरकार अगर असेट के जैसे सरकार रोड बनवा रहा है, पुल बनवा रहा है, ब्रिजेस बनवा रहा है, हॉस्पिटल बनवा रहा है, तो वो सब किससे करेगा? पूंजीगत व्यय से। अब रोड पुल बनवाना क्या बार बार के खर्चे होते सरकार के? नहीं। जो बार बार की इनकम नहीं वो पूंजीगत आय, जो बार बार का एक्सपेंडिचर नहीं वो पूंजीगत व्यय। तो जैसी इनकम वैसा एक्सपेंडिचर। इसीलिए कहा जाता है कि जो रेवेन्यू रिसिप्ट्स होती है सरकार पर ना तो कोई लायबिलिटी बनाती है, ना ही उसके लिए कोई असेट बनाती है। क्लियर है इतनी बात? क्योंकि ये रेगुलर आया और रेगुलर खर्चों पे चला गया। जबकि कैपिटल रिसिप्ट सरकार की जब इनकम हो रही होती है तो सरकार के ऊपर लायबिलिटी बनाती है, और जब खर्चा होती है तो सरकार के ऊपर या तो लायबिलिटी कम कर रही होती है या तो ये सरकार के लिए असेट क्रिएट करती है। तो कैपिटल रिसिप्ट्स आगे चल के सरकार के लिए असेट क्रिएट कर रही होती हैं। तो इनकम क्या है और एक्सपेंडिचर क्या है, ये बात विधिवत तरीके से आपने समझ लिया। इसका अगर आप एक स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले सकते हो बहुत इत्मीनान से। अब एक एक करके आपको मैं किनारे हट जा रहा हूं, इसका एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। क्लियर है इतनी बात बाबू? क्लियर है? यहां तक कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं? चलिए अब देख लो रेवेन्यू रिसिप्ट्स में क्या क्या चीजें हैं। इट इज हैज रिकरिंग नेचर और इट इज अ रेगुलर रिसिप्ट। रेवेन्यू रिसिप्ट्स क्या है? ये रेगुलर रिसिप्ट्स होती है। कैपिटल रिसिप्ट्स क्या है? इट इज नॉन रेगुलर और एन ओकेजनल रिसिप्ट्स। ये नॉन रेगुलर इनकम है या एक ओकेजनल इनकम होती है, कभी कभी मिलती है। इट डज नॉट क्रिएट होगा यहां पर, इट डज नॉट क्रिएट एनी, डज नॉट मेक एनी लाइबिलिटी एंड डज नॉट डिक्रीज इन द रिसोर्सेज ऑफ द पब्लिक अथॉरिटी। ये सरकार के ऊपर कोई लाइबिलिटी नहीं बनाती और ना ही सरकार की कोई रिसोर्सेज को कम करती है। सरकार के ऊपर लाइबिलिटी भी क्रिएट कर रही है और सरकार के रिसोर्सेज में भी कोई कमी नहीं लाती है। जबकि इट मेक्स लायबिलिटी टू रीपे द सोर्स, जबकि आपकी कैपिटल इनकम लायबिलिटी बढ़ाती है। इट मे डिक्रीज द असेट, इट मे डिक्रीज द असेट। अब डिक्रीज द असेट का मतलब क्या है? अब जैसे सरकार, यहां तक एग्जांपल समझे, जैसे मान लो सरकार ने किसी कंपनी के 10% शेयर खरीद रखे थे, उसने 5% शेयर बेच दिए। तो जब 5% शेयर बेच दिए तो सरकार को इनकम हो गई, लेकिन उसके जो असेट हैं इनकम होते समय वो कम हो गए। और जब सरकार खर्चा करेगी
तो असेट इससे बनाएगी। क्या ये बात फिर से समझो, जिसको हम डिसइन्वेस्टमेंट कहते हैं। डिसइन्वेस्टमेंट हमेशा कैपिटल इनकम का हिस्सा होता है। सरकार के, मान लेते हैं सरकार की किसी कंपनी में 60% हिस्सेदारी थी, सरकार ने 10% की हिस्सेदारी बेच दी, इस लाइन का मतलब समझिएगा। तो सरकार के असेट में कमी आई, सरकार ने इनकम तो अर्न की, लेकिन सरकार के असेट में कमी आ गई, 10% उसकी हिस्सेदारी बिक गई और 10% को बेच के उसने कुछ ना कुछ इनकम अर्न की, तो ये उसकी इनकम हो गई। लेकिन जब सरकार खर्चा करेगा तो ये कहलाएगा कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सरकार या तो उसी लोन को रीपे कर रहा होगा या तो सरकार कोई असेट क्रिएट कर रहा होगा। यानी जब इसका खर्चा होगा कैपिटल इनकम का तो ये असेट बनाएगा, लेकिन जब कैपिटल इनकम हो रही होगी या तो लाइबिलिटी क्रिएट कर रही होगी या तो असेट को डिक्रीज कर रही होगी। क्लियर है? अब एग्जांपल के तौर पर जैसे इसमें टैक्सेस हो गए, ड्यूटीज हो गई, फाइन हो गया, पीएसयू की इनकम हो गई, ये बहुत सारी चीज हो गई। अब कैपिटल रिसीट्स में आपके लोन आ गया, डिसइन्वेस्टमेंट आ गया, पब्लिक डेट आ गया, सरकार जो कुछ भी उधार लेगी, जैसे आपका पीएफ, पीपीएफ, ये सब पैसा कैसा आता है? सरकार के कैपिटल रिसीट्स में आता है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? अब आते हैं टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर। टाइप ऑफ एक्सपेंडिचर में हम लोगों ने दो तरीके के एक्सपेंडिचर देख ही लिए थे। कौन कौन से दो तरीके के एक्सपेंडिचर थे? एक था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, मैंने वहीं पर इसका डायग्राम बना दिया था। एक था आपका रेवेन्यू एक्सपेंडिचर जो सरकार का रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है, और दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर जो सरकार का नॉन रेगुलर एक्सपेंडिचर होता है। और जब ये खर्चा होता है तो सरकार अपनी लाइबिलिटीज इससे कम करती हैं खर्चा करके, या असेट को क्रिएट करती है। लेकिन जब ये इनकम हो रहा होता है तो सरकार के ऊपर लाइबिलिटी क्रिएट करता है। जैसे एग्जांपल के तौर पर मैं आपको बता दूं, आपने मकान बनवाने के लिए 20 लाख रुपए का लोन ले लिया, तो आपने लोन लिया, आपकी इनकम हो गई, कैसे इनकम? कैपिटल इनकम, क्योंकि लोन पहली बात तो बार बार लोगे नहीं, पहला लक्षण। दूसरा, आप पर लाइबिलिटी बन गया, आज नहीं तो कल उसको पूरा करोगे। तो जब इनकम हुई तो वो कैसे इनकम हुई? आपका इनकम हुआ कैपिटल, लेकिन आप उसको खर्चा किस पर करोगे? मकान बनवाने में। तो जब आप उसका खर्चा कर रहे होगे तो आप अपने लिए असेट क्रिएट कर रहे होगे। इसलिए जब कैपिटल एक्सपेंडिचर बनता है, खर्चा होता है, तो असेट क्रिएट करता है। लेकिन जब कैपिटल इनकम के रूप में आ रहा होता है तो सरकार पर लाइबिलिटी बनाता है, या सरकार के असेट्स में क्या करता है? ये कमी लाता है। अब कैपिटल एक्सपेंडिचर में आप देख लो भैया, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर में देख लो, रेगुलर खर्चे देख लीजिएगा, इंटरेस्ट पेमेंट हो गया सरकार का, या डिफेंस पर जो सरकार खर्चा करी, आपको सब्सिडी सरकार रेगुलर पे करती है, फर्टिलाइजर पर, फूड पर, पेट्रोलियम पर, दुनिया भर की सब्सिडी देती है, ग्रांट देती है सरकार स्टेट गवर्नमेंट को, पेंशन दे रही है आपको, पेंशन भी हो गया, इसी में आपकी सैलरी भी आ गई। ये सब सरकार के रेगुलर खर्चे हैं। पुलिस प्रशासन पे जो खर्चा करती है, स्टेट को जो लोन्स वगैरह प्रोवाइड करती है, इकोनॉमिक सर्विसेज जो आपको देती हैं, वो सारे सरकार के रेगुलर खर्चे हो गए। दूसरा है आपका कैपिटल एक्सपेंडिचर। इसमें देखो डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग, मैन्युफैक्चरिंग हो रहा है मतलब कुछ ना कुछ असेट बन रहा है। लोन टू द पब्लिक इंटरप्राइजेस, सरकार ने लोन बांटा तो खर्चा किया, और कभी बार बार का तो लोन का खर्चा होगा नहीं, तो लोन अगर दिया सरकार ने तो भी उसका कैपिटल एक्सपेंडिचर, और सरकार ने जो पहले लोन लिया था अगर वो अपना लोन रीपे कर रही है तो भी वो सरकार का क्या हो जाएगा? कैपिटल एक्सपेंडिचर। मैं यहां पर लिख दे रहा हूं लोन रीपेमेंट भी, लोन रीपेमेंट भी सरकार का क्या आ जाता है? कैपिटल एक्सपेंडिचर। इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, सरकार देखो असेट क्रिएट करी, रोड, पुल, ब्रिजेस ये सब बना रही है, लोन दे रही स्टेट गवर्नमेंट को, यूटी को लोन दे रही फॉरेन गवर्नमेंट को, या सरकार जब अपने लोन रीपे करती है, तो ये सारे कैसे हैं भैया? सरकार के कैपिटल एक्सपेंडिचर है। क्लियर है बाबू? इतनी बात क्लियर है? यहां तक मुझे उम्मीद है कि कोई दिक्कत नहीं होगी। अगर आपने बजट की डेफिनेशन और ये जो मेन डायग्राम है इसको ठीक से समझ लिया तो आपके लिए काम बेहद आसान हो गया। क्लियर है बाबू इतनी बात? तो बजट पर क्या है? बजट, ये सबसे पहले आज हमारी बात हुई। बजट में रेवेन्यू इनकम क्या है, कैपिटल इनकम क्या है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या है, कैपिटल एक्सपेंडिचर क्या है। रेवेन्यू इनकम जब हो रही होगी तो सरकार पर लाइबिलिटी बन रही होगी और सरकार के असेट में कमी आ रही होगी। लेकिन जब सरकार इसको खर्चा करेगा तो कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। जो जो जैसे इनकम है वैसा ही खर्चा उसका है, कैपिटल एक्सपेंडिचर कहलाएगा। और कैपिटल एक्सपेंडिचर सरकार या तो लोन बांट रहा होगा, सरकार या तो अपना लोन रीपे कर रहा होगा, या तो सरकार आपके लिए कोई असेट बना रहा होगा। जबकि इससे सरकार कोई असेट नहीं बनाता है, रेगुलर इनकम रेगुलर एक्सपेंडिचर पर खर्चा हो जाता है। आपको ये याद रखना है, रेवेन्यू रिसीप्ट सरकार के किसी असेट में कमी नहीं लाती है और ना ही सरकार पर कोई लाइबिलिटी क्रिएट करती है। क्लियर हो गई इतनी बात भैया? बाकी सारे मैंने यहां पर रेवेन्यू रिसीप्ट्स क्या है, कैपिटल रिसीप्ट्स क्या है, ये टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स है ना, ये क्या है आपका? टाइप्स ऑफ रिसीप्ट्स। क्लियर है? दो तरीके के रिसीप्ट्स आपको यहां पर देखने को मिल जा रही हैं। रेवेन्यू रिसीप्ट्स और
कैपिटल रिसीव्ड्स। क्लियर है? नेक्स्ट आपके लिए टाइप्स ऑफ एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, कैपिटल एक्सपेंडिचर, रेवेन्यू में क्या क्या आएगा, कैपिटल में क्या क्या आएगा, ये पूरी बात बता दी। चलिए फिर आज के लिए इतनी बात रखते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो मुझे आपके साथ डिस्कशन करना था। बाकी आप सभी को दिवाली की बहुत सारी शुभकामनाएं हमारी तरफ से। आप लोगों ने दिवाली बेहतरीन तरीके से सेलिब्रेट किया है। क्लियर है इतनी बात? और बाकी आपको इस दिवाली के ऑफर के बारे में पता ही है। दिवाली ऑफर हमारे सारे ही JIB CIB कोर्सेज पर चल रहा है। आपको एडिशनल 20% के डिस्काउंट की बात है यहाँ पर। क्लियर है? और ये 20% डिस्काउंट आपको जो फीस दिखाई दे रही है उस पर 20% का डिस्काउंट मिलेगा। आपको सिर्फ इस पर कूपन कोड इस्तेमाल करना है, दिवाली। कूपन कोड क्या होगा? दिवाली से आपको इस्तेमाल करना है। दिवाली कूपन कोड इस्तेमाल करके आप हमारे JAIB CIB के सारे महापैक, सारे लाइव बैचेस, MCQ जो भी बैचेस चल रहे हैं उन सब पर आपको 20% का डिस्काउंट मिलेगा। लेकिन ये लिमिटेड टाइम पीरियड ऑफर, इसलिए जितनी जल्दी हो सके आप इस ऑफर का लाभ ले सकते हैं। JIB के हमारे इंडिविजुअल सब्जेक्ट भी चल रहे हैं। आप इंडिविजुअल सब्जेक्ट में अगर आपका कोई पेपर क्लियर नहीं है आप उसमें भी आ सकते हैं। आप हमारे फाउंडेशन बैच में भी आ सकते हैं। और आपके लिए एक बहुत नया फाउंडेशन बैच 2025 के लिए भी अनाउंस कर दिया गया है, जिसकी क्लासेस बहुत जल्दी ही शुरू होने वाली हैं। वो टारगेट करेगा आपके 2025 के एग्जामिनेशन को। इसके अलावा आपके एग्जामिनेशन के लिए जो सबसे बेहतरीन चीज है वो ये है कि चारों बुक्स, आपके 4 पेपर्स के JIB एग्जामिनेशन के चारों पेपर्स के लिए जो बुक्स हैं वो पब्लिश कर दी गई है। बहुत अच्छे रिव्यूज हैं इसके, बहुत कंसाइज्ड, बहुत इंपॉर्टेंट बुक है और बहुत कम प्राइस में आपको मिल जाएगी 1224 रुपए में। इस पर भी आपको 20% का डिस्काउंट मिल जाएगा अगर आप कूपन कोड इस्तेमाल करते हैं दिवाली। क्लियर है? तो ये सूचना आपके लिए थी। इसके अलावा कुछ और आप मुझसे जानना चाहते हैं, कुछ और आप मुझसे पूछना चाहते हैं, कोई सवाल है सिलेबस को लेके, इस टॉपिक को लेकर या किसी भी और तरीके का क्वेश्चन है, तो ये डेडिकेटेड टेलीग्राम ग्रुप है, इसको आप ज्वाइन कर लीजिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट ग्रुप है, इसे आप ज्वाइन कर लीजिए। आप इस QR कोड को स्कैन करके ज्वाइन कर सकते हैं या आप टेलीग्राम पर जाएं, सिंपली सर्च करें आशीष सर JIB CIB एग्जाम्स। आप इस माध्यम से भी ज्वाइन कर सकते हैं। मुझे भी कुछ भी चीजें शेयर करनी होती है मैं इसी माध्यम से शेयर करता हूं। यही फोटो आपको दिखाई देगी, 2100-2200 के आसपास आपको सब्सक्राइबर वहां पर दिखाई देंगे। ये ग्रुप आप ज्वाइन कर सकते हैं। तो आज के लिए इतनी बात रखते हैं। आज हम लोगों ने बजट पर पूरी चर्चा कर ली है। क्लियर है बाबू इतनी बात? तो आज के लिए इतनी चर्चा करते हैं। मिलते हैं अगली मुलाकात में किसी नए टॉपिक पर विधिवत बातचीत करने के लिए। थैंक्स अ लॉट।